नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करता है हेडलाइंस पर। हैदराबाद के होटल में सोमवार रात 10 बजे आग लग गई। हादसे में 8 लोगों की मौत। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिति का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक। गुजरात पुलिस के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि अहमदाबाद में उनके कार्यालय में पुलिस की छापेमारी के पर्याप्त सबूत मौजूद। बिहार में अब हैसियत की सियासत शुरू हो गई। नीतीश कुमार और उनके सिपा सलार रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दूसरे की हैसियत बता रहे हैं। नजर करते हैं खबरों पर। हैदराबाद के होटल में सोमवार रात 10 बजे आग लग गई थी। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हैदराबाद कमिश्नर सीवी आनंद ने फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया गया, लेकिन धुआं काफी ज्यादा था और इस वजह से कुछ लोगों की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि होटल के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर रिचार्ज यूनिट भी था। आग यहीं से फैली। आग ने पहली और दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं काफी ज्यादा भर गया था और दम घुटने से लोगों की जान गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के वक्त इमारत में 25 लोग थे। मौके पर मौजूद कई लोगों ने होटल में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। कुछ लोगों जान बचाने के लिए खिड़की से भी कूद गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के ग्रेटर नोएडा में विश्व डेयरी समिति का उद्घाटन किया। इस मौके पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व डेयरी समिति से किसानों को फायदा होगा। विश्व डेयरी समिति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन विचार, तकनीक, विशेषज्ञता और डेयरी क्षेत्र से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान बड़े पैमाने पर उत्पादन से ज्यादा बड़े समूह द्वारा उत्पादन की है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करते हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता और ग्राहकों से को जो पैसा मिलता है उसका 70% से ज्यादा किसानों की जेब में ही जाता है। पूरे विश्व में इतना ज्यादा अनुपात किसी और देश में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। आज भारत के 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को ये सेक्टर रोजगार मुहैया कराता है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। साथियों, आज का यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये भी संयोग है कि आज के इस आयोजन से
भारत के 75 लाख से ज्यादा डेयरी किसान भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह की समिट के लिए और उसमें लास्ट माइल बेनिफिशियरी हमारे ऐसे ही किसान भाई बहन होते हैं। मैं वर्ल्ड डेयरी समिट में अपने किसान साथियों का भी स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना है कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णुशंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज ऐसे विशेष ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू मुस्लिमों की मिली जुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े। फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया था। गुजरात पुलिस के इनकार के बाद आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दावा करते हुए कहा कि अहमदाबाद में उनके कार्यालय में पुलिस की छापेमारी के पर्याप्त सबूत मौजूद है। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल तलाशी के बारे में सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है तो सारे सबूत दिखाए जाएंगे। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पुलिस ने अहमदाबाद में पार्टी कार्यालय पर रविवार को अवैध रूप से छापा मारा। वे जबरन कार्यालय में घुस गए और अदालत के किसी वारंट या आदेश के बिना 2 घंटे तक तलाशी लेते रहे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस के दल ने सभी कंप्यूटरों को खंगाला, पार्टी कार्यालय में रखे सभी दस्तावेजों की जांच की और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। भारद्वाज ने कहा कि अहमदाबाद पुलिस इसलिए इनकार कर रही है क्योंकि उन्हें पार्टी कार्यालय पर अवैध तलाशी के दौरान आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हमारे पास पुलिस द्वारा अहमदाबाद में हमारे पार्टी कार्यालय में अवैध छापे मारने और तलाशी लेने का सबूत है। हमारे लोग उन पुलिस अधिकारियों को जानते हैं जो वहां गए थे। अगर गुजरात के मुख्यमंत्री एक संवाददाता सम्मेलन करने और छापे से जुड़े सभी सवालों का जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं तो हम सबूत पेश करने के लिए तैयार है। अहमदाबाद स्थित पार्टी दफ्तर पर छापे की खबरों को लेकर केजरीवाल ने कहा, गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से भाजपा बुरी तरह बौखला गई है। आपके पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि जब आप पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। छापेमारी किसने की और वास्तव में क्या हुआ? नवरंगपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक पीके पटेल ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई छापेमारी नहीं की गई थी। पटेल ने बताया कि छापे को लेकर गढ़वी के ट्वीट के बारे में जानकारी मिलने के बाद व्यक्तिगत रूप से रविवार रात पार्टी कार्यालय गया और विवरण मांगा। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे और जब वो वहां पे पहुंचे तो अहमदाबाद के आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर गुजरात पुलिस ने एक छापा मारा, एक रेड मारी। गुजरात पुलिस के जो अधिकारी वहां पे आए उनके पास कोई वारंट नहीं था, कोई सर्च के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई कोर्ट का कोई दस्तावेज नहीं था,
कोई क्रिमिनल केस की तहकीकात को लेके कोई कागज उनके पास नहीं था। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अंदर जबरन घुस के सभी हमारे कंप्यूटर्स देखे, सभी रजिस्टर, डायरी, जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट थे सारे खंगाले। सब जगह उन्होंने छानबीन की, कागजों को उलट पुलट किया, बोरियां ढूंढी, लोगों से पूछताछ की, तुम कहां रहते हो, तुम कहां से आए हो। और 2 घंटे तक ये रेड चली जिसमें कुछ भी गुजरात पुलिस को नहीं मिला। ये बात सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी का ग्राफ गुजरात में तेजी से बढ़ रहा है। आज गुजरात में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी है, बीजेपी से थोड़ा सा पीछे है। कांग्रेस कहीं नहीं है, गुजरात के अंदर इस रेस में समाप्त हो चुकी है। अभी गुजरात के चुनाव में 2.5 महीने बाकी हैं और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुजरात में पीछे छोड़ के नंबर 1 की पार्टी बन रही है। बिहार में अब हैसियत की सियासत शुरू हो गई है। नीतीश कुमार और उनके सिंह सलाहकार रह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक दूसरे की हैसियत बता रहे हैं। पहले सीएम नीतीश ने आरसीपी को उनकी हैसियत की याद दिलाई, तो अब आरसीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा मेरी औकात उनसे ज्यादा है। आरसीपी सिंह ने कहा कि सन 1982 में जब वो सड़क पर घूम रहे थे तब मैं गांव में पढ़कर सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर गया था। इंजीनियरिंग पास करने के बाद कभी कोई परीक्षा दिए थे, एक बार नेवी की परीक्षा दिए थे, पास तक नहीं कर पाए थे। यह बयान उन्होंने पटना में दिया। पत्रकारों से बात करते हुए जब जेडीयू की तरफ से गद्दार कहे जाने के सवाल पर उनकी राय पूछी तब उन्होंने कहा कि 3 बार जनादेश का अपमान करने वाले से बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता। ललन सिंह का नाम सुनते ही आरसीपी सिंह ने कहा वो मेरे साथ है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें नेता बनाने वाले कौन होते हैं, उनकी क्या औकात है, आपको किसने नेता बनाया है, आप जन्मते ही नेता है क्या? 1977 में क्या औकात थी? एमएलए का टिकट मिला था, हार गए थे। 1980 में क्या हुआ था? हार गए थे। आपके मन में अगर मेरे प्रति कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित मन होइए। और लोकतंत्र में सभी की हैसियत बराबर होती है, भारत के संविधान में सभी बराबर है। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं है, हट जाएंगे, खत्म। 6 दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के बारे में कहा था कि उनके बारे में हम कुछ बोलते हैं, जानना चाहते हैं कि उनके हैसियत क्या है। वो बीजेपी के अंदर थे और जेडीयू में रहते पार्टी का नुकसान कर रहते थे, अब चले गए, जाने दीजिए क्या वैल्यू है, उनके बारे में चर्चा बंद कीजिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि उनको राजनीति में कौन लाया? आईएएस थे, कोई प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया, कहां से कहां बना दिया, पार्टी ने जगह दी, राजनीति में जगह दी, अपनी जगह उन्हें अध्यक्ष बना दिया और वो बीजेपी के हाथ में चले गए। तब उनको मुक्त कर दिया गया, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग पास करने के बाद किस चीज़ का परीक्षा देने नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। मैं बता दूं, इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे? और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्सा फूटा और गुस्सा इस कदर फूटा कि बात औकात तक चली आई। आरसीपी सिंह ने कहा कि कोई औकात की बात ना करे, उनसे ज्यादा औकात है मेरी। अच्छा सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और उनकी मेरी औकात उनसे ज्यादा है, ये मैं बता दूं। इसलिए मैं बता दूं कि 1982 में कहाँ थे वो? सड़क पर घूम रहे थे, समझे? और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके, मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना? दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद किस चीज़ का परीक्षा देने नेवी का पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या?
आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। श्रीमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते उसकी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है? सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये की हैसियत क्या है? लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर, जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी? जो बोलता है उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत मेरे आरसीपी सिंह का भी गुस्सा जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ढोल उठाए जग सारा जय हो। युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी आमिर मार्ग का शव कब्र से बाहर निकालने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। आमिर के पिता लतीफ के याचिका दाखिल कर मांग की थी कि अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे के शव को निकालने की मंजूरी दी जाए। सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पारदीवाला की बेंच ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आमिर के शव का प्रशासन ने सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं किया। शव निकालने का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक ये देखे कि इसके न्याय का हित हो रहा है। बेंच ने कहा कि आमिर के पिता की भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट कानून के अनुसार काम करता है। हालांकि बेंच ने आमिर के पिता लतीफ को उसकी कब्र पर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी है। हैदरपुर में 15 नवंबर 2021 को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान आमिर और उसके 3 साथी मारे गए थे। पुलिस ने 4 को श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूरी हंदवाड़ा में दफना दिया था। एनकाउंटर के बाद आमिर के परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मई 2022 में आमिर के शव निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत डबल बेंच में अपील कर दी थी। इस पर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया और कहा कि शव को बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद आमिर के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने नया समन जारी कर दिया। जारी समन के मुताबिक अब एक्ट्रेस को 14 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले इस मामले में एक्ट्रेस पहले जारी हुए समन के मुताबिक 12 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन पहले से निर्धारित कुछ कमिटमेंट्स की वजह से अभिनेत्री ने तय तारीख पर उपस्थित होने पर असमर्थता जताते हुए पुलिस से दूसरी तारीख की मांगी थी। इससे पहले बीते दिन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री से सोमवार को होने वाले पूछताछ को स्थगित कर दिया था। साथ ही पुलिस ने जानकारी दी थी कि इस संबंध में जैकलिन को एक और समन जारी किया जाएगा। दरअसल एक्ट्रेस ने दिल्ली पुलिस को ईमेल के जरिए जानकारी दी थी कि पहले से ही तय कुछ कमिटमेंट्स की वजह से वे 12 सितंबर को होने वाली जांच में शामिल नहीं हो पाएगी, जिसके बाद उन्होंने नई तारीख की मांग की थी। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में जांच में शामिल होने के लिए जैकलिन को तलब किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपनी चार्जशीट में जैकलिन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में नामजद किया था और ईडी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि जैकलिन को सुकेश के आपराधिक मामलों में शामिल होने की जानकारी थी। इसके बाद भी उन्होंने सुकेश के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करते हुए उनके साथ वित्तीय लेन देन किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम सामने आने के बाद से ही एक्ट्रेस कई बार ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हो चुकी है। इस मामले में एक्ट्रेस से 30 अगस्त और 20 अक्टूबर 2021 को भी पूछताछ की गई थी। इस दौरान एक्ट्रेस ने यह बात स्वीकार की थी कि चंद्रशेखर से उन्होंने कई महंगे उपहार लिए हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु का मूल निवासी सुरेश चंद्रशेखर वर्तमान में दिल्ली की जेल में बंद है और उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। बता दें कि रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की रंगदारी का आरोप लगा है। ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ और साधा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारियों के नाम सोमवार दोपहर घोषित हो गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया है। उनके नामों की घोषणा शंकराचार्य जी की पार्थिव देह के सामने की गई। स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की आयु में रविवार को निधन हो गया। उन्होंने ज्योतिश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर करीब 3:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे थे। उनकी पार्थिव देह आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखी गई थी। करीब 4 बजे उन्हें समाधि दी जाएगी। मध्य प्रदेश की गोटेगांव तहसील के ज्योतिश्वर में ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की पार्थिव देह को अंतिम दर्शन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी के ठिकाने पर पहुंचकर उन्हें तबाह करना और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ रोजाना हो रहे ऑपरेशन और उत्तर पूर्व में उग्रवादियों पर नकेल कसना और इन सभी में सीआरपीएफ के जांबाज ग्राउंड कमांडरों की अहम भूमिका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नतीजा सीआरपीएफ के युवा अफसर 8-10 साल बाद फोर्स को अलविदा कर रहे हैं। पिछले 5 से 6 साल में 150 से अधिक सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। हैरानी की बात तो यह है कि इन अधिकारियों को अपने हितों के लिए सर्वोच्च अदालत का सहारा लेना पड़ रहा है। पहचान और पदोन्नति के मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कई मामले तो ऐसे हैं जो कोर्ट की अवमानना के लिए दायर किए गए हैं। केंद्र सरकार ने अदालत के आदेश के बावजूद संगठित सेवा का दर्जा देने जैसे कई फैसलों को जानबूझकर लागू ही नहीं किया। कुछ दिन पहले ही सेवा को अलविदा बोल चुके सहायक कमांडेंट सर्वेश त्रिपाठी बताते हैं कि सीआरपीएफ दूसरे बलों के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बात केवल पदोन्नति या दूसरे आर्थिक फायदों की नहीं है, यहां तो पहचान के लिए लड़ना पड़ रहा है। सीएपीएफ में मेडिकल कैडर, मिनिस्ट्रियल और यहां तक कि वेटरनिटी डॉक्टर को भी समय पर पदोन्नति मिल जाती है, मगर एग्जीक्यूटिव कैडर के साथ हर मामले में भेदभाव होता है। सीआरपीएफ के एमटेक, बीटेक और आईआईटी व दूसरी डिग्री हासिल किए अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित रखा जा रहा है। पॉलिसी के मोर्चे पर सरकार के निर्णय ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संगठित सेवा
OGAS देने का आदेश किया। तत्कालिक केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह घोषणा करने के लिए बाकायदा प्रेस वार्ता की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने नोटिफाइड किया, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया। जब ये नहीं हुआ तो नए सर्विस रूल्स भी नहीं बने। ऐसे में एग्जीक्यूटिव कैडर को पदोन्नति कैसे मिल सकती है? ये अलग बात है कि केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में OGAS देने के मुद्दे को खूब भुनाया था। हर सर्विस का एक नाम होता है, संबंधित कैडर अधिकारी उससे पहचाने जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि CRPF के युवा अधिकारियों को इसके लिए भी अदालत जाना पड़ा। हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के मर्डर की जांच अब CBI करेगी। गोवा सरकार ने इस केस की CBI जांच करने का फैसला लिया और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर लिखा। इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी CBI से जांच की सिफारिश कर दी है। जिसकी जानकारी गोवा के CM प्रमोद सावंत ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों की लगातार डिमांड आ रही थी कि मामले की जांच CBI से हो। इसके अलावा सोनाली की बेटी यशोधरा भी लगातार CBI जांच की मांग उठा रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पुलिस पर पूरा भरोसा है। पुलिस जांच सही दिशा में जा रही है। कोई क्यों भी पुलिस को हासिल हुए, लेकिन लोगों को और उनकी बेटी की मांग को ध्यान में रखते हुए ये केस अब CBI को दिया जा रहा है। गौरतलब है कि सोनाली फोगाट 30 अगस्त की सुबह गोवा में एक रिजॉर्ट में मृत मिली थी। उस समय सोनाली का PS सुधीर सांगवान और सुखविंदर ही उनके साथ थे। सुधीर ने मंगलवार सुबह 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके मौत की सूचना दी और उसके बाद परिवार के सदस्यों के फोन उठाने बंद कर दिए। परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने ही सोनाली का मर्डर किया है। सुधीर की नजर सोनाली की प्रॉपर्टी पर थी। प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसने सोनाली की हत्या की है। मामले में CBI जांच के लिए सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था कि केस CBI को हैंडओवर किया जाए, मेरी मां को इंसाफ दिलवाया जाए। बता दें कि सोनाली फोगाट का परिवार गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं था, इसलिए वह लगातार CBI से जांच कराने की मांग कर रहे थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ढोल उठाए जग सारा जय, युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे।
ब्रेक बाद नजर करते आगे की खबरों पर। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कई जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में ये तलाशी ले रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब मुक्तसर की बागवाली गली स्थित पीपल वाली गली में नई दिल्ली एनआईए की टीम ने मुक्तसर पुलिस सहित एक घर में रेड की और कई घंटे परिजनों से बात की। मामला अभी स्पष्ट नहीं है कि मोबाइल सिम से जुड़ा मामला बताया जाता है तो सिम किसी हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल अंतिम शूटर दीपक मुंडी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर दीपक मुंडी को, उसके 2 साथियों कपिल पंडित और राजेंद्र को पश्चिम बंगाल नेपाल सीमा पर स्थित भान साहिब से पकड़ा। नेपाल सरहद के गिरफ्तार शूटर दीपक मुंडी और उसके 2 साथियों को रविवार को मानसा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दीपक मुंडी, कपिल पंडित व राजेंद्र को 17 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तीनों से खरड़ में पूछताछ की जाएगी। बता दें कि गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला 29 मई की शाम लगभग 4:30 पर अपने पड़ोसी गुरविंदर सिंह और चचेरे भाई गुरप्रीत सिंह के साथ अपने घर से निकले थे। तभी कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे अपनी महिंद्रा थार गाड़ी चला रहे थे। नोएडा की इकोटेक 3 इलाके की एक कंपनी में मच्छर मारने की दवा के छिड़काव करने के बाद 16 महिला बेहोश हो गई। सबको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना पर सभी महिलाओं के परिजन भी अस्पताल पहुंचे। सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने बताया कि रविवार की इकोटेक 3 क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी कि कंपनी में मच्छर मारने की दवा छिड़काई गई थी। इसके चलते कंपनी में काम करने वाली 16 महिलाएं दवा के असर से बेहोश हो गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। सभी महिलाओं को पास से एक नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को खतरे से बाहर बताया। पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर मामले में किसी के खिलाफ शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल सभी महिलाओं के परिजनों को सूचना दे दी गई है कि वे सभी अस्पताल में मौजूद है। लंच हुआ था ना, लंच में क्या हुआ, स्प्रे किया था मच्छर के लिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मच्छर काटते थे तो हमने बोला था, तो कल संडे था सर ने, इसीलिए स्प्रे करवा दिया गया। तो वहाँ जैसे हम गए फिर लंच के बाद ऊपर, तो वहाँ धुआं था। तो जो सुपरवाइजर है वहाँ के, उन्होंने जैसे देखा धुआं और वहाँ जाके फ़ोटो खींच के अपना रुमाल बांध के फिर हमसे बोला कि ऐसे करो मैडम, बाहर निकल जाओ। तो फिर हम आप लोगों को वहाँ से हटाया नहीं गया पहले, स्प्रे करने से पहले? नहीं, हम तो खाना खा के गए थे ना ऊपर, ना उस सर को पता था ना ही हमें पता था कि ऊपर ऐसा है। फिर नीचे आए हम तो बेहोश हो के सब लोग ऐसे गिरने लगे। आप लोग टोटल कितने लोग थे? आप होंगे 30-35। लगभग 1 बजे के करीब मेरे यहाँ पे एल्जिन कंपनी है, एक एल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चौगानपुर गोल चक्कर पे, वहाँ से लगभग 16 लड़कियाँ बेहोशी की हालत में, कुछ सांस की दिक्कतें लेकर, कुछ को उल्टियाँ थी, वहाँ से मेरे हॉस्पिटल पहुँची। मौके पर मैंने उनको देखा, उनका फर्स्ट एड किया। पता लगा कि उनको मच्छर की दवाइयों से कोई रिएक्शन हुआ है। फिर उसकी बाद दवाई की तह तक गए, जाना उसमें क्या उसका है, तो हमें जो लगा कि वो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग था। इसकी वजह से लगभग 16 लड़कियां थी। 16 लड़कियां में से हमने लगभग 2 लड़कियां अभी डिस्चार्ज कर दी हैं। 14 मरीज़ अभी उनमें से भर्ती है, जिनमें से 9 अभी स्टेबल हैं, उनको हमने जनरल वार्ड में रखा है। बाकी जो 5 लड़कियां हैं उनमें से 2 कुछ क्रिटिकल लड़कियां हैं, बाकी जो 3 लड़कियां हैं वो स्टेबल हैं। मेघालय की जयंतिका पहाड़ियों के सांगफुंग गांव में मॉब ब्लीचिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां शनिवार को गांव के कुछ लोगों ने 4 लोगों को पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भीड़ को उन 4 लोगों के बारे में यह संदिग्ध हुआ था कि वो चारों जोवाई जिला जेल के फरार हुए हैं।
और उनका संबंध अपराधियों के एक गिरोह से है। भिड़ के इस हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखा जा सकता है कि गांग वाले लाठी डंडों और लोहे की रोड से कथित तौर पर फरार कैदियों को पीटने के लिए भाग रहे हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को जुवाई जिला जेल से एक गार्ड पर चाकू से हमला कर एक गिरोह ने 4 अपराधी फरार हो गए थे। इन 4 अपराधियों के नाम तलंग रमेश डाखर, मार्कसी तारियांग, रिक्सेनलांग और सिदोर की दखर और लोदेस्टार तांग था। कारागार महानिरीक्षक जेरी एफके मार्क ने पीटीआई को बताया कि शनिवार सुबह करीब 2 बजे 6 कैदी जिला जेल से फरार हो गए थे। जेल के अधिकारी प्रारंभिक जांच कर रहे हैं। सांगपुंग के मुखिया आर राबोन ने कहा कि वे लोग भाग पर सांगपुंग इलाके एक जंगल में छिप गए। सुप्रीम कोर्ट ने एडीपी के पलानीस्वामी को अन्नामुद्रक मुख्यालय की चाबी सौंपने के मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच के आदेश के खिलाफ पूर्व सीएम और अन्नामुद्रक नेता और पनीरसेल्वम की याचिका खारिज कर दी है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने के इनकार कर दिया जिसमें चेन्नई के अन्नाद्रमुक मुख्यालय को पार्टी के अंतरिम महासचिव ई पलानीस्वामी को सौंपने के लिए कहा गया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रवि कुमार ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की याचिका पर राजस्व संभाग अधिकारी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के पलानीस्वामी गुट को नोटिस जारी किया था। अन्नाद्रमुकम के दोनों गुटों के बीच टकराव के दौरान 11 जुलाई को आरडीओ ने पार्टी मुख्यालय को सील कर दिया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आदेश के बाद आज यानी शनिवार के प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अपनी टीमों के साथ मदरसों का दौरा कर सर्वे करेंगे। टीम में प्रशासन और शिक्षा विभाग के अलावा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लोग शामिल होंगे। सर्वेक्षण के दौरान राज्य के प्रत्येक जिले में छात्रों और शिक्षकों की संख्या के साथ साथ मदरसे की आय के स्रोत की जानकारी भी जुटाई जाएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश किया था कि 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा कर 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। 31 अगस्त को यूपी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जांच के लिए राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का फैसला किया था। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की आवश्यकता के अनुसार राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मदरसों में छात्रों को सुविधाओं के लिए इसे शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद यह फैसला लिया था। इसके तहत सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण की अनुमति देने वाला एक आदेश पारित किया। साथ ही प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने की बात कही है। राज्य मदरसा बोर्ड के महिला कर्मचारी सदस्यों को अब मैटरनिटी और चाइल्ड फेयर लीव भी मिलेगी। राज्य मंत्री दानिश रजा ने बताया कि मदरसों में स्टाफ सदस्यों और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करने के लिए निर्णय लिया गया। इस पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी भड़क गए। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा एक संपत्ति पर कब्जा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां हिंदू बहुमूल्य आबादी वाले एक पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा तमिलनाडु में त्रिची के नजदीक स्थित तिरुचेतुरई गांव को वक्फ संपत्ति के रूप में बताया जा रहा था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 1 एकड़ 2 सेंट जमीन राजेश्वरी नामक व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया। राजगोपाल अब अपनी जमीन बेचने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस जमीन को बेचने के बारे में वह सोच रहे हैं उन
वे उनकी है ही नहीं, बल्कि जमीन वक्फ को हो चुकी है और अब उसका मालिक वक्फ बोर्ड है। राजगोपाल का कहना है कि उनसे यहाँ के रजिस्ट्रार मुरली ने कहा, जिस जमीन को आप बेचने आए हैं उस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के निर्देश के अनुसार इस जमीन को बेचा नहीं जा सकता। आपको चेन्नई में वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उन्होंने आगे कहा, गांव में मानेदियावल्ली समिथा चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है। कई दस्तावेजों और सबूतों के मुताबिक यह मंदिर 1500 साल पुराना है। मंदिर के पास तिरुचेत्तुरई गांव और उसके आसपास 367 एकड़ की संपत्ति है। क्या यह मंदिर संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के सम्मानित में है? इसका आधार क्या है? वक्फ बोर्ड बिना किसी बुनियादी सबूत के कैसे घोषणा कर सकता है कि यह जमीन उसकी है, जबकि गांव के लोगों के पास जमीन के आवश्यक दस्तावेज है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक बाद नजर करते हैं आगे की खबर पर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि वे जल्द ही नई पार्टी की घोषणा करेंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नई पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति हो सकता है। केसीआर ने सबसे पहले अप्रैल में राष्ट्रीय पार्टी शुरू करने की बात कही थी। राव के कार्यालय से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, अलग अलग क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों, अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा के बाद वैकल्पिक राष्ट्रीय एजेंडे पर सहमति बनी है। जैसा कि हमने तेलंगाना आंदोलन की शुरुआत से पहले किया था, बहुत जल्द एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन और उसकी नीतियों का निर्माण होगा। इससे पहले रविवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की थी। दोनों के बीच वर्तमान स्थिति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका और राष्ट्रीय राजनीति में केसीआर की महत्वपूर्ण भूमिका सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
सीएम केसीआर ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा की। भाजपा और कांग्रेस दोनों के विरोध में एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश के सिलसिले में बैठक लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का एक प्रमुख विषय बनी। केसीआर ने इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनके आवास पर बैठक की थी। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजनीति, संघवाद, राष्ट्र के विकास में राज्यों की भूमिका, केंद्र की नीतियां और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी भविष्यवाणी की कि अगले चुनावों में केंद्र में एक गैर भाजपा सरकार निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी देश भर में किसानों को मुफ्त बिजली देगी। महाराष्ट्र के मंत्री सुरेश खाड़े ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आत्मा है, जो लोगों के दिलों में बसते हैं और वे अजय है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जयंत पाटिल की टिप्पणी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की। राज्य के सामाजिक न्याय तंत्री शनिवार को यहां से करीब 360 किलोमीटर दूर पंढरपुर में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। पाटिल ने दावा किया था कि राज्य के बारामती क्षेत्र के राकांपा प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार के सदस्यों को हराना असंभव है। पाटिल ने कहा था कि सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बारामती में पवार परिवार के लिए राजनीतिक हार संभव नहीं है। खाड़े ने कहा कि मोदी देश की आत्मा है, वह अजय है। अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी ने अपने समय में चुनाव में हार का सामना किया था, लेकिन मोदी कभी नहीं हारेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी चुनाव हार गए थे। हालांकि ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता ने 1977 और 2014 के बीच हर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। आडवाणी ने 2019 का आम चुनाव नहीं लड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को नया समन जारी किया। दरअसल एजेंसी ने गलती से 12 सितंबर के दोपहर 12:30 की जगह 11 सितंबर को देर रात 12:30 में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। वही ईडी के नोटिस के मुताबिक मेनका गंभीर जब देर रात ईडी दफ्तर पहुंची तो अधिकारी ऑफिस में ताला मारकर जा चुके थे। इसके बाद मेनका वापस लौट गई। बता दें कि मेनका गंभीर को 10 सितंबर को कोलकाता हवाई अड्डे पर ईडी के अधिकारियों ने विदेश जाने से रोक लगा दी और कार्यालय में पेश होने के लिए समन सौंप दिया था, लेकिन समन में पूछताछ के लिए दिया गया समय गलती से मिसप्रिंट हो गया था। गौरतलब है कि अगस्त में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी को निर्देश दिया कि वे गंभीर के कोलकाता में उनके क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ करें, न कि दिल्ली में, और साथ ही सुनवाई की अगली तारीख तक उसके खिलाफ कठोर कदम न उठाया जाए। बता दें कि कोयला तस्करी मामले का मास्टरमाइंड अनूप माझी उर्फ लाला है। आरोप है कि वे अभिषेक बनर्जी का खास रहा है। लाला के खाते से कोयला तस्करी मामले में जुड़े अरबों रुपए का ट्रांसफर विदेश किया गया है। इसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी और उसकी साली मेनका गंभीर के बैंकॉक स्थित खाते का इस्तेमाल हुआ है। दोनों मूल स्वरूप से बैंकॉक में ही पढ़ी बढ़ी है और उनके मां बाप वहीं रहते हैं। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भारी भीड़ उमटी। पार्टी नेता राहुल गांधी ने सुबह वेलायानी जंक्शन से पदयात्रा शुरू की। गांधी के साथ पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वही लोग गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा को देखने के लिए भी सड़क के दोनों ओर एकत्र हुए। इससे पहले रविवार को नेमोम में पहले दिन की यात्रा समाप्त होने के पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल सभी का सम्मान करता है और खुद को कभी विभाजित नहीं होने देता और न ही नफरत फैलने देता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। यह उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।